सुप्रभात बच्चों, आप सभी लोगों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम इतिहास का प्रथम अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का अध्ययन करेंगे और इसके माध्यम से इस दौरान हुए परिवर्तनों से रूबरू होंगे। पुरानी और नई शब्दावली के बारे में जानेंगे, इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में रूबरू होंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक समूहों से अवगत होंगे, जनपदों एवं महाजनपदों की जानकारी प्राप्त करेंगे, पुराने और नए धर्म से रूबरू होंगे और समय एवं इतिहास के कालखंडों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानचित्रकार। जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया था एवं 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। देखते हैं क्या अंतर थे। सबसे पहला, अल इदरीसी के मानचित्र में उत्तर दिशा दक्षिण की ओर इंगित है। जगहों के नाम अरबी भाषा में हैं जो आज भी वैसे ही है। अल इदरीसी ने मानचित्र 1154 में बनाया था जबकि फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में, अर्थात लगभग अल इदरीसी के मानचित्र के 600 वर्षों के बाद। अल इदरीसी के मानचित्र की बजाय फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया मानचित्र ज़्यादा परिचित एवं सटीक है। अल इदरीसी के मानचित्र में समुद्र ऊपर की तरफ तथा भूमि नीचे की ओर है। अब हम देखेंगे कि नई और पुरानी शब्दावली में क्या भिन्नता है। हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में निम्नलिखित परिवर्तन इस दौरान हुए हैं। सबसे पहला, 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा एवं गंगा यमुना नदियों के बीच के इलाके के लिए किया था जो कि दिल्ली सुल्तानों के अधीन था। उस समय इसमें दक्षिण भारत सम्मिलित नहीं था। 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में किया था। 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के लिए किया था। और आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आधुनिक भारत राष्ट्र के लिए करते हैं। ऐसा ही एक दूसरा शब्द है विदेशी। अतीत में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समुदाय या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, फारसी में अजनबी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत। जैसा कि हम जानते हैं कुछ साहित्यिक, पुरातात्विक आदि स्रोत हैं जिनके माध्यम से इतिहासकार इतिहास एवं काल के बारे में सूचना इकट्ठी करते हैं और इसके लिए वे सिक्कों, शिलालेखों, भवनों तथा लिखित सामग्री पर निर्भर होते हैं, जिसमें से प्रमुख है पांडुलिपि एवं अभिलेख। हम देखते हैं कि पांडुलिपि क्या है। हजारों वर्ष पूर्व हाथों से ताड़पत्रों एवं भूर्जपत्रों पर लिखी गई कृतियाँ पांडुलिपि कहलाती है। इस दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा था, अतः लोग इनका धर्म ग्रंथों, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते लिखने में प्रयोग करने लगे थे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों के संग्रह करता थे। पांडुलिपियों को पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों में भी रखा जाता था। उन दिनों छापेखाने नहीं होते थे। इन्हें नकल नवीस लिपिक हाथों से लिखा करते थे और इनकी निम्नलिखित समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी कि मूल पांडुलिपि की लिखावट को कभी कभी समझना मुश्किल होता था। दूसरा ये कि पांडुलिपियों में शब्दों के परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, पांडुलिपियाँ
ताड़पत्रों एवं भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, जिन्हें दीमक द्वारा चट कर गया, अतः मूल प्रति मिलना मुश्किल हो गया। लेखक अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन किया करते रहते थे, अतः सही बात का अनुमान लगाना कठिन था। जैसे जियाउद्दीन बर्नी ने अपना मूल वृत्तांत 1356 में एवं दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन इतिहासकारों को 1971 तक इस बात की जानकारी नहीं थी। अब हम देखते हैं इस दौरान हुए नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। इस काल में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग, कताई में चरखे का प्रयोग एवं युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग। दूसरा, खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का प्रयोग बढ़ गया था। और तीसरे, अवसर की तलाश में लोग दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस काल में राजपूत समुदाय का महत्व बढ़ता गया। यह राजपुत्र से निकला शब्द है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह शब्द योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता था, जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे, और इसके अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं, बल्कि सेनापति एवं सैनिक भी आते थे। लेकिन धीरे धीरे अब यह केवल क्षत्रिय वर्ण तक सीमित हो गया है। कवि एवं चारण लोग राजपूतों की आचार संहिता, उनके प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी अवसरों का लाभ उठाया था। इस दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ रहा था। पर्यावास में परिवर्तन से कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित हुए। वे बड़े एवं जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिकों की बेगार करनी पड़ती थी। लोग जातियों एवं उपजातियों में बंटते गए। अपने सदस्यों के व्यवहार के नियंत्रण हेतु जातियां स्वयं नियम बनाती थी। इनका पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे जाति पंचायत कहा जाता था। ये गांवों के रिवाजों का भी पालन किया करते थे। अब हम जाति पंचायत के बाद देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, गज्जन तक फैला हुआ था, और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, द्रविड़ भी सम्मिलित था। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी स्पष्ट भाषा एवं संस्कृति थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे, जिनके बीच काफ़ी टकराहटें चला करती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्र में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, परंतु वे समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। इनमें बदलाव हुआ करता था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मुगल एम्पायर 1605 में पिंक कलर में और 1707 में ब्लू कलर में यह क्षेत्र भी जुड़ गया था। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन की ओर अग्रसर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उसकी प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता उन परंपराओं से चलता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी, जिनसे कुछ समान एवं भिन्न थी। ये परंपराएं प्रशासन, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में हमें मिलती है। अब देखते हैं पुराने और नए धर्म। सन 700 से 1750 के मध्य धार्मिक परंपराओं में भी कई बदलाव आए। पहला, दैविक तत्व में लोगों की आस्था वैयक्तिक होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप
सामूहिक होता था। हिंदू धर्म में कई बदलाव आए, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व एवं सत्ता बढ़ती गई। तीसरे, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का बड़ा आदर था। नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इनके संरक्षक थे। तीसरा, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का बड़ा आदर था। नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, वे इनके संरक्षक थे। इस युग का महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा थी। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस समय नए धर्मों का आगमन भी हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को धर्मग्रंथ मानते हैं एवं अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जिसकी प्रेम, करुणा और उदारता में आस्था हो, ऐसे हर व्यक्ति को इस्लाम गले लगाता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कई शासकों ने उलेमाओं को संरक्षण प्रदान किया जो धर्म की व्याख्या किया करते थे। पैगंबर को मानने वाले सुन्नी थे जो खलीफाओं को नेता स्वीकारते हैं। वहीं शिया लोग पैगंबर के दामाद अली को विधि सम्मत नेता मानते थे। ये लोग इस्लामी न्याय सिद्धांत हनफी और सफ़ी को मानते हैं। समय एवं इतिहास के कालखंड के बारे में जानकारी लेते हैं। इतिहास का काल विभाजन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, विचारों, विश्वासों का स्थायित्व एवं परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश में विभाजित किया गया था। इसका आधार शासकों का धर्म था, जिसे कई इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं, और सभी विशिष्टताओं के आधार पर इतिहासकार भारत के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित करते हैं, जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और चौथा खंड समकालीन भारत। तो आइए इसके बाद आप इसका होमवर्क और असाइनमेंट ज़रूर करें। मानचित्रकार से आप क्या क्या समझते हैं? अल इदरीसी के मानचित्र एवं फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में क्या असमानताएं थी? इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? मध्यकाल में क्या तकनीकी परिवर्तन हुए? इस काल में धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुए? भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? और हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन हुए? पांडुलिपि को पढ़ने समझने में क्या परेशानियां आती है? इन प्रश्नों के उत्तर भी अपनी फेयर कॉपी में लिखें, और यदि कोई समस्या है तो आप लोग व्हाट्सएप कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।